कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, जो एकेडमी का एडमिशन टेस्ट देने वाला लास्ट स्टूडेंट था। उस पर कई सारे मॉन्स्टर चार्ज करते हैं, लेकिन हमारा हीरो बी लाइक साला ये क्या बकचोदी है, क्योंकि उसके लिए ये टेस्ट कोई रियल चैलेंज नहीं था। बैन पहले ही इन मॉन्स्टर से कई बार लड़ चुका था, यहाँ तक कि उसकी एक स्पेशल एबिलिटी भी थी कि जितनी बार भी वो पावरफुल एनिमीज को हराता उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता। और सबसे खास बात, वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स को ऑब्जर्व भी कर सकता था। बैन को हमारी अर्थ से एक और डायमेंशन में बुलाया गया था, जहां ये एकेडमी बनी थी, जिसका पर्पस था स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को ट्रेन करना, ताकि एक दिन वो टावर ऑफ बेबल को कंप्लीट कर सके। हमारे बंदे को अभी भी इस वर्ल्ड के रूल अच्छे से समझ में नहीं आए थे, पर उसे अच्छे से याद था कि बचपन में उसने एक किताब पढ़ी थी जिसमें उस टावर की कहानी लिखी थी। देन उसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है और हमारे बंदे ने बिना किसी मेहनत के सबको खत्म कर दिया। इट्स लाइक सब उसके सामने बच्चे थे। फिर वो जैसे ही पास होता है उसे इंस्टेंटली एकेडमी में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ सेरेमनी शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे हुए थे। तभी वो रियलाइज करता है कि साला इस एकेडमी में स्टूडेंट इंसान नहीं है, बल्कि अलग अलग रेसेस के हैं। और भी बुरा तब होता है जब वो उनकी एट्रीब्यूट देखता है। सब तगड़े लेवल के स्ट्रॉन्ग थे, पर वहाँ सभी हमारे बंदे को बड़े अजीब तरीके से देख रहे होते हैं कि ये तो सबसे लोअर डायमेंशन से आया है, ये तो ह्यूमन है। ये मुझे ड्रैगन बॉल सुपर की याद दिला रहा है, जहाँ यूनिवर्स 7 को सबसे वीक बोला जा रहा था। तभी कुछ ह्यूमंस उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि लोअर रेसेस को सबसे पीछे बैठना पड़ता है, यानी उसका स्पॉट ऑलरेडी रिजर्व था सो कॉल्ड इंफेरियर्स के साथ। लेकिन बैन जैसे ही उन लोगों के स्टेटस देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो लोग सबसे वीक दिख रहे थे ना, उनके एट्रीब्यूट तो मॉन्स्टर्सली हाई थे। एक लड़का तो काफी डेंजरस लग रहा था, एक लड़की फुल मॉन्स्टर थी और एक के स्टेट तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकले। अब तक हमारे बंदे को लगता था कि वो खुद मॉन्स्टर है, पर अब उसे समझ आ गया है कि यहाँ सब उसके बाप है, तो उसे और ग्रो करना पड़ेगा उनके लेवल तक पहुँचने के लिए। फिर वो वहाँ बैठी एक लड़की को अपना इंट्रो देता है, जिसका नाम था रुचेल, जो इतनी क्यूट होती है कि हमारा बंदा बी लाइक ओह गॉड, एक बार दिला दे। उसके बाद वो उसकी साइड में बैठी एक और लड़की को हाई करता है, लेकिन वो रुचेल से बिल्कुल अपोजिट थी। उसकी आई शार्प और डरावनी थी, और साथ ही वो काफी क्यूरियस होती है बैन के आर्म पर चिपके एक आर्टिफैक्ट को देखकर। तब बैन उन्हें बताता है कि वो एवा है, एक कॉन्शियस आर्टिफैक्ट, एंड उस लड़की का नाम है दोकोगो, जो एक मार्शल आर्टिस्ट की बेटी थी। ये सुनकर बैन सोचता है कि शायद वो मार्शल आर्ट यूज करती होगी और अपनी की कंट्रोल करके एक्सप्लोजन बनाती होगी। और ये सुन के सब के सब उस पर हंसने लगता है कि भाई क्या बोल रहा है तू। लेकिन लड़की थोड़ा ब्लश करके एडमिट करती है कि वो पूरा गलत भी नहीं है। वहाँ एक ब्लॉन्ड बॉय भी था जिसका नाम था स्लाइड, और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो और रुचेल ही एकेडमी में ह्यूमंस थे उसके अलावा। बट जैसे ही वो लोग और बात करते तभी ऑडिटोरियम की सीलिंग ऊपर से खुल जाती है एंड बूम, पूरे हॉल में एक ऐसी प्रेशर ऑफ वेव चलती है कि सब के सब कांपने लगते हैं। ये इतना तगड़ा हो रहा था कि रुचेल, स्लाइड और हमारा हीरो पहली बार असल में डर फील करते हैं। बैन को ये तो पता पड़ जाता है कि ये पावर ऊपर आसमान से आ रही है, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज है क्या। और यही थी शुरुआत 257 सेरेमनी के लिए यूनियन एकेडमी का एडमिशन रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। वो आवाज सभी को ग्रिट करती है कि कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। देन उसके थोड़ी देर बाद उन चारों स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स को प्रोफेसर यूमिना के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां वो कैजुअली पूछती है कि प्रिंसिपल की स्पीच इंटरेस्टिंग लगी क्या। और ये सुनकर रूम में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस आ जाता है, और आएगा ही ना, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, उनकी फट के हाथ में आ गई थी। एंड साइलेंस तोड़ने के लिए हमारा बंदा बोलता है इट वॉज अमेजिंग, पर वो बड़ी आंख क्या वो प्रिंसिपल था। और ये सुनकर वहाँ सभी शॉक हो जाते हैं कि साला इसने उस आंख को देखा कैसे, क्योंकि काफी सारे लोग तो ऊपर देखने से भी डरते हैं। दोकोगो भी सोचती है कि प्रिंसिपल की प्रेजेंस तो पावरफुल मैजिक से छुपी हुई है, फिर इस नए लड़के ने कैसे देखा उन्हें। तभी यूमिना कंफर्म करती है कि हाँ, वो प्रिंसिपल ही थे, एक ऐसी एंटिटी जो अपनी असली रूप का भी नहीं दिखाती। और फिर हमारे लौंडे की तरफ देखकर बोलती है कि तुम्हारी प्रिंसिपल से एक प्राइवेट मीटिंग होगी। फिर यूमिना ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को एज ए प्रोफेसर, जो अगले 5 साल उनकी स्पेशल क्लास को हैंडल करेगी। उसका मैसेज क्लियर था, तुम्हारी सक्सेस मेरी सक्सेस,
तो अपना बेस्ट देना। लेकिन वो उन्हें वार्न भी करती है कि रेगुलर स्टूडेंट्स तुम्हें आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेंगे, तुम्हें जेलसी और हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ेगी, तो स्टिक टुगेदर क्योंकि आज से तुम एक टीम हो, तुम्हें एक साथ टावर क्लाइम करना है। और एंड में यूमिना अनाउंस करती है एक वेलकम गिफ्ट। तभी अचानक रूम में एक ब्राइट लाइट फैल जाती है और हर एक के हाथ में एक नेकलेस विद पेंडेंट आ जाता है। ये देखकर स्लाइड तुरंत पूछता है कि ये स्टूडेंट आईडी है क्या। यूमिना स्माइल करती है और समझाती है कि ये पेंडेंट सिर्फ आईडी नहीं बल्कि सभी फैसिलिटीज का पास है और एक पर्सनल टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी है। ये सुनकर स्लाइड थोड़ा क्लूलेस होकर पेंडेंट को जैसे टैप करता है तो वो डोकोगो और रुचेल एक ब्लिंक में डिसिपेयर होकर सेम जगह दोबारा अपीयर हो जाते हैं। और ये देखकर सब बिल्कुल एंशियस हो जाते हैं कि साला ये सब क्या था। फिर यूमिना हंसकर बोलती है कि ये पेंडेंट ही टावर में एंटर करने का इकलौता रास्ता है, तो इसे संभाल कर रखना। उसके बाद तीनों रूम से निकल जाते हैं, पर सबको ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने बैन को क्यों रोका। डोकोगो को लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि सिर्फ उसने ही प्रिंसिपल को डायरेक्टली देखा था। फिर सीन चेंज होता है और हम बैन को देखते हैं जो एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा होता है एक क्वाइट और इम्पोजिंग रूम में। उसे लग रहा होता है कि शायद उसने कुछ गलती की है, इसलिए प्राइवेट मीटिंग बुलाई गई है उसके लिए। तभी एक पावरफुल और काम वॉइस पूरे रूम में गूंजती है और शैडो में बैठे एक फिगर से आवाज आती है कि बैन मुझे फेस करो, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो मेरा असली रूप नहीं है। पर उस इम्पोजिंग रूम में हमारा बंदा बस नीचे देख रहा था क्योंकि प्रिंसिपल की प्रेजेंस इतनी तगड़ी थी कि वो अपना सर उठा ही नहीं पा रहा था। तभी प्रिंसिपल दोबारा बोलते हैं कि इट्स ऑल राइट, तुम मुझे देख सकते हो। फिर धीरे धीरे बैन अपना सर उठाता है और जो सीन उसने देखा ना उससे उसका दिमाग हिल जाता है क्योंकि प्रिंसिपल की कुर्सी तो खाली थी और उसके बदले डेस्क पर एक सिंपल रैग डॉल बैठी हुई थी और आवाज वहीं से आ रही थी। ये देखकर बैन क्यूरियस होके पूछता है कि मुझे आपको प्रिंसिपल कहना चाहिए या फिर कैंसलर। देन प्रिंसिपल बोलता है कि तुम मुझे मास्टर बुला सकते हो। फिर प्रिंसिपल मीटिंग का असली रीजन बताता है। वो कहता है कि वो कैजुअली स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट्स में इंटरफेयर नहीं करता, जो वीक है उन्हें वीक ही रहने दो। मेरा सिर्फ एक गोल है, अपनी आंखों से देखना कौन वो एक होगा जो टावर के टॉप तक पहुंचेगा। हमारा बंदा बस चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब देखा जाए तो मास्टर के लिए ये सब एक शो था, लेकिन हमारे बंदे के लिए ये टावर उसकी फैमिली की लेगेसी है, एक ऐसा ड्रीम जिसके लिए वो अपनी जान को भी रिस्क में डालने के लिए रेडी है। लेकिन उसके दिमाग में एक और बड़ा सवाल है कि दूसरे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और सबका सेम गोल क्यों है। देन फाइनली साइलेंस तोड़ते हुए बैन रैगडॉल को देखता है और फंडामेंटल सवाल पूछता है कि टावर आखिर है क्या। प्रिंसिपल जवाब देता है कि टावर एक रास्ता है डिवाइन तक पहुंचने का, एक तरह का जजमेंट। और ये सुनते ही हमारा बंदा बी लाइक ये डिवाइन का क्या मतलब है, गॉड्स या कुछ और ज्यादा खतरनाक। अब उसकी कुछ समझने से पहले ही प्रिंसिपल आगे बोल पड़ता है कि मैंने तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल देखा है जो मैंने सदियों से किसी के अंदर नहीं देखा और इस वजह से मैं अपने रूल्स तोड़ रहा हूँ। फिर प्रिंसिपल जैसे ही अपना आर्म बैन की तरफ पॉइंट करता है तुरंत ही उसके पॉकेट में पड़ा आईडी पेंडेंट इंस्टेंटली ग्लो करने लगता है। ये सब देखकर बैन डर जाता है और बोलता है कि ये हो क्या रहा है। प्रिंसिपल क्लेमली एक्सप्लेन करता है कि मैंने तुम्हारी प्रिविलेजेस एक्सपेंड कर दी है, अब तुम्हें एकेडमी के बाहर के हर एक डेंजर में अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल गया है जहां तुम अपनी स्किल और जल्दी बढ़ा सकती हो टावर फेस करने से पहले। अब इससे पहले कि बैन कुछ बोल पाता, इससे पहले उसके नीचे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसे शक करना शुरू कर देता है। वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है पर तभी उसे प्रिंसिपल की लास्ट इंस्ट्रक्शन सुनाई देती है कि अगर तुम्हारा प्रोसेस रिमार्केबल हुआ तो और प्रिविलेजेस अनलॉक करूंगा। एंड ये सुनकर हमारा बंदा बी लाइक अबे कौन सा प्रिविलेज, पर पोर्टल उसे निगल लेता है और लास्ट चीज जो वो सुनता है वो है प्रिंसिपल की आवाज की प्रिविलेज ऑफ एक्सप्लोरिंग द टावर अलोन, मैं इंतजार करूंगा। और फिर इंस्टेंटली हमारा बंदा एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और कहा यूमिना की गोद में, जो उससे पूछती है कि हाउ वाज द मीटिंग विद द प्रिंसिपल। हमारा लोंडा जैसे ऊपर देखता है वो शॉक हो जाता है कि साला ये तो जन्नत है वे। उससे ऐसे रिएक्ट करता देख प्रोफेसर हंस देती है और कैजुअली बोलती है कि प्रिंसिपल हमेशा अपने विजिटर को इसी तरह डिसमिस करता है। भाई प्रिंसिपल मुझे बड़ा हफ्सी लग रहा है, ऐसे कौन डिसमिस करता है यार, मुझे भी करना है। फिर वो जैसे बैन की आईडी देखती है उसकी आंखें लिटरली खुली की खुली
रह जाती है। वो धीरे से विस्पर करती है कि अनबिलीवेबल, प्रिंसिपल ने एक बच्चे को अकेडमी छोड़ने की परमिशन दे दी। वो समझाती है कि बैन कितना लकी है, अब उसे डेंजन फ्रीली एक्सप्लोर करने का चांस मिल गया है, वो भी बिना स्कूल के रेस्ट्रिक्शंस के। तब जाकर बैन को समझ आता है कि ये पनिशमेंट नहीं है बल्कि एक गिफ्ट था उसकी पोटेंशियल की वजह से। अब पहले तो प्रोफेसर थोड़ा जेलसी के साथ सिंक करती है, पर फिर एक ब्राइट स्माइल के साथ उसे रिकमेंड करती है कि रोनिका जाओ, एक सिटी जो अपने ब्यूटीफुल टेम्पल के लिए फेमस है। देन सीन कट होता है और अब बैन रोनिका सिटी ही जा रहा है और वहाँ की जो वाइन है ना वो बड़ी फेमस है, इसलिए प्रोफेसर ने उसे 2 बोतल मंगाई है एज ए रिक्वेस्ट। तभी उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ उसे अपने ग्रैंडफादर की एक बात याद आती है। उसके दादाजी ने उसे एक छोटा सा बैग दिया था और बैग के अंदर थे गोल्ड बार्स जो उसके पूर्वज की लेगेसी थे। उसके ग्रैंडफादर ने स्माइल करके बोला था कि बेटा सोना हर वर्ल्ड में वैल्यू रखता है। अब देखा जाए तो पहले इतना वेट ले जाना डेंजरस होता, पर अब उसके पास इन्वेंट्री है, परफेक्ट प्रिपरेशन। और फिर फाइनली वो पहुंच जाता है रोनिका, एक ऐसी वाइब्रेंट मेट्रोपोलिस जहां एशियन आर्किटेक्चर ब्लेंड होता है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ। वहां लिटरली फ्लाइंग कार्स और बाइक्स आसमान में उड़ रही होती है, जिन्हें देखकर हमारा बंदा बी लाइक साला ये सब क्या है। तभी 2 सिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं। वो पहले तो सस्पिशियस होता है, पर जैसे ही अकेडमी का यूनिफॉर्म देखते हैं ना, उनका एटीट्यूड तुरंत रेस्पेक्ट में बदल जाता है। वो सैल्यूट करके बोलते हैं कि सिटी की पीस अकेडमी और चांसलर के प्रोटेक्शन की वजह से मेंटेन है। और फिर वो बैन को ऑफर करते हैं कि आप यहाँ पर न्यू कमर है तो कुछ भी चाहिए तो बताना हमें। और ये सुनकर बैन स्माइल करता है कि एनीथिंग, और आसमान की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि मुझे वो फ्लाइंग मोटरसाइकिल चाहिए, कितने की आती है वो। फिर नेक्स्ट सीन में ही हमारा बंदा अपनी ब्रांड न्यू फ्लाइंग बाइक पर उड़ रहा होता है। बंदा उसके पूरे मजे ले रहा है, जस्ट लाइक फ्रीडम मिल गई हो उसे। असल में ये परचेज एक इम्पल्स था, पर एक ऐसा इम्पल्स जो 100% वर्ती था। जब बैन ने गार्ड से प्राइस पूछा, उन्होंने बताया कि बेसिक मॉडल की कॉस्ट 2,50,000 रोनिस है। अब हमारे बंदे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये रोनिस क्या होता है। वो बस अपना बैग से एक गोल्ड बार निकाल कर पूछता है कि ये कितने का है, और लिटरली गार्ड का रिएक्शन देखने लायक था। वो पूरे शॉक है क्योंकि एक सिंगल गोल्ड बार की वैल्यू 7 मिलियन रोनिस से भी ज्यादा होती है। एंड ऐसे जाकर बैन को ये फ्लाइंग बाइक मिलती है और अब बंदा बड़े मजे लेकर आसमान में उड़ रहा है। और उसके साथ उसकी ये एव भी होती है, उसकी स्नेक स्पेड फेथफुल वेपन। बैन उससे एक्साइटेड होकर पूछता है कि ट्रिप कैसी लग रही है, पर ये बस स्टार्ट था। हमारे बंदे ने अपनी फ्लाइंग बाइक को डीमन और घोस्ट के कॉन्सेप्ट से इन्फ्यूज करके एक लिविंग आर्टिफैक्ट बना दिया है, यानी ईव की एक छोटी बहन जिसका नाम उसने रखा लिलिथ। एंड उसके बाद हमारा बंदा फिर से अपनी अकेडमी आ जाता है, लेकिन वापस आते ही उसे तगड़ा वाला हेडेक हो जाता है। वो टेबल पर एकदम स्लम पड़ा रहता है, तभी स्लाइड एक ग्लास ऑफ वाटर उसके सामने रखता है और बोलता है कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ग्रुप की फर्स्ट मीटिंग के बाद तू बस बिना बताए डिसअपियर हो गया, कुछ भी नहीं बोला तूने। इसके लिए बैन अपोलॉजी करता है, एक्सक्यूज बनाता है कि प्रोफेसर ने उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिला दी थी, पर स्लाइड तब भी कन्विंस नहीं होता। तभी दोकोगो बैन की शर्ट पे एम्बलम पॉइंट करके पूछती है कि ये क्या है। बैन थोड़ा ऑकवर्ड होके बताता है कि मुझे क्लास प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ये सुनकर स्लाइड भी लाइक अब इसमें प्रोफेसर की मर्जी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पर दोकोगो उसकी बात तुरंत कट कर देती है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो पोजीशन मेरी होनी चाहिए। और उसकी शार्प आई सीधा बैन पर टिक जाती है, लाइक मैं तेरा ऑर्डर मानूंगी आज ही घंटा। और ये देखकर स्लाइड गुस्से में आ जाता है कि तुम हमेशा ऐसा बिहेव करती हो जैसे तुम ही स्ट्रॉन्ग हो। तभी आर्गुमेंट गर्म हो जाता है जब दोकोगो रिवील करती है कि उसे स्लाइड का सीक्रेट प्लान पता है, उसे टावर को अकेले क्लाइंब करना है। एंड कोच ऑफ गार्ड बेचारा सोर्ड में स्टार्टर करने लगता है, और इधर रूचेल बस क्यूरियोसिटी के साथ सब कुछ देख रही होती है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। और इधर हमारा बैन भी लाइक अरे यार मुझे पहले से ही हेडेक हो रहा है और ऊपर से तुम लोग। बैन फिर वो अपनी टीम को एनालाइज करता है, स्लाइड एक प्राउड और एरोगेंट लायन, डेकोगो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट कैट जो इजिली एनिमी बनाती है, एंड रूचेल एक क्यूट पपी। देन सिंग करते हुए बैन अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि क्लास प्रेसिडेंट को स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो सब डिसीजन अकेले ही ले लेता। लीडर का असली काम है ग्रुप को यूनिट करना। फिर लंबी डिबेट के बाद दोकोगो फाइनली मान जाती है, लेकिन जाते वक्त वो
को स्लाइड की तरफ शार्प लुक देकर बोलती है कि जो तुम चाहते हो उसके लिए कभी कभी अननेसेसरी चीजें भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और ये देखकर स्लाइड की बॉडी गुस्से से ट्रम्बल कर रही होती है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई। और इधर बैन सोच रहा है कि इन दोनों प्राउड सोल को एक टीम में कैसे बनाया जा सके। तभी साइलेंस का फायदा उठाते हुए रूचल उसके पास आती है स्पार्किंग आइज के साथ और बोलती है कि हे वो क्वीट्स ऑफ वाइट स्नेक कहाँ गया। भाई ये अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई है। एंड इसी तरह बैन का पहला मिशन एज द लीडर स्टार्ट होता है। तभी सीन जाता है ट्रेनिंग फील्ड पर जहां उनकी दूसरी क्लासेस के साथ फर्स्ट प्रैक्टिस क्लास चल रही थी। वहां एक दाथिंग जैसा दिखने वाला स्टूडेंट भी होता है क्लास 1 से, जो कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा होता है। उसे हमारे बंदे के ग्रुप की पावर देखनी है और बस थोड़ी देर वेट कर लो, उसे पता पड़ जाएगा कि उसकी औकात कहाँ है। अब देखा जाए तो रेगुलर स्टूडेंट पहले ही स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट से चलते थे और अब वो फुल्ली राउडी हो जाते हैं। सब एक चांस मांगते हैं उनसे फाइट करने का। ये देखकर हमारा लोंडा क्लूलेस फेस बनाता है, पर स्लाइड ऑलरेडी लाइक प्रिपेयर था क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दूसरी क्लासेस उनसे एंग्रीनेस रखती है, लाइक उनसे चिढ़ती है। देन वो स्टोन बॉडी स्टूडेंट जिसका नाम एरेक्टर था, बैन के यूनिफॉर्म पर लगा प्रोफेसर यूमिया का ब्रॉन्ज देख लेता है जो एक हॉनर का सिंबल था। ये देखकर उसका गुस्सा और फूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक वीकलिंग को, एक ह्यूमन को ऐसा सम्मान कैसे मिल गया। ये देखकर गुस्से में वो चिल्लाता है और डिमांड करता है कि सबसे पहले वही वैन से लड़ेगा। और साला प्रोफेसर को भी इन सब में मजा आ रहा है, वो भी साला कमीना ही है। वो सीधा बैन की तरफ देखकर अनाउंस करता है कि आगे आओ बैन, तुम्हारा अपोनेंट होगा एरेक्टर। और इधर दूसरी साइड यूमिया अपने ऑफिस में रिपोर्ट पढ़ रही होती है ज्वाइंट क्लासेस की, और उसे यकीन नहीं होता कि पहली ही पीरियड में क्लासेस के बीच प्रैक्टिकल कॉम्बैट है। उसे लगता है कि ये एक एरोगेंट डिसीजन है। वो सोचती है कि आखिर किसने ऐसा हॉस्टल करिकुलम डिजाइन किया होगा। फिर हम वापस ट्रेनिंग फील्ड पर आते हैं जहां ये कमीना प्रोफेसर मैचअप अनाउंस करता है। पर तभी बैन अपना हाथ उठाकर एक काम स्माइल के साथ बोलता है कि प्रोफेसर मेरी स्किल कॉम्बैट के लिए सूटेड नहीं है। एंड तुम्हें क्या लगा प्रोफेसर उसकी बात मान जाएगा? आज ही घंटा वो स्नीर करता है और उसे नॉनसेंस बोल देता है और उसके फिल्मी एक्सक्यूज के लिए उसके 3 पॉइंट काट लेता है। भाई ये क्लियरली दिख रहा था कि प्रोफेसर उसे सबके सामने इंसल्ट करना चाहता था। उसे ऐसा रिएक्ट करते देख बैन एक और अप्रोच ट्राई करता है कि मैं स्पेशल एडमिशन में एक्सेप्ट हुआ हूँ अपनी यूनिक स्किल की वजह से जो डायरेक्ट फाइटिंग में इन्वॉल्व नहीं करती। और ये सुनकर प्रोफेसर और भी इरिटेट हो जाता है कि मैं डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करूंगा, -5 पॉइंट। ये देखकर सब लोगों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस होती है। तब बैन अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि ठीक है मैं लड़ूंगा, लेकिन मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तब रेडी रहूंगा। और ये सुनकर सब शौक में पड़ जाते हैं और हमारे बंदे पर हंसने लगते हैं क्योंकि उनके लिए ये तो बस एक कावर्ड का कन्फेशन था और कुछ नहीं। वहाँ पर एक लड़की भी होती है ब्लू हेयर एंड बिच हेड पहने हुए, जो हमारे बंदे को स्पेक्टिकली देखती है। उसे शक होता है कि सिर्फ 7 दिन में वो ऐसा क्या कर लेगा कि स्पेशल क्लासेस से लड़ लेगा। और इधर इस कमीने प्रोफेसर के लिए ये एक गोल्डन चांस था, इसलिए एक वेनमस स्माइल के साथ वो अनाउंस करता है कि ठीक है फिर बैन और एरेक्टर की फाइट 1 हफ्ते बाद होगी और सबको मजे के साथ देखने मिले, इसलिए ये बैटल लाइव अकेडमी के वेबसाइट पर ब्रॉडकास्ट होगी। देखा जाए तो ये सब वही था जो ये कमीना प्रोफेसर चाहता था, एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन, यानी लाइव हमारे बंदे की बेइज्जती होगी। लेकिन आई बेट जैसा ये सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर हमारा बंदा अपने अपोनेंट्स स्टोन जायंट एरेक्टर को देखता है, देखता क्या मतलब घूरता है और अपनी स्पेशल आइज एक्टिवेट करता है और उसके स्टेट देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है तो उससे 5 गुना ज्यादा और फिजिकल स्ट्रेंथ 10 गुना, एक ओवरवेलमिंग डिफरेंट। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में मुझे लग रहा है कि एक प्लान है जो धीरे धीरे शेप ले रहा होता है। डैन स्लाइड और रुचल के वरीड चेहरे देखकर उसे रियलाइज होता है कि अगर उसे इन मॉन्स्टर के साथ चलना है तो खुद को काफी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तभी वो दोकोको को देखता है जो साइड में स्ट्रेच कर रही होती है। क्यों? क्योंकि बंदी को क्लास 1 से फाइट करनी है। वो कोल्ड वॉइस में कहती है कि तुम लोग स्पेशल एडमिशंस की स्किल देखना चाहते हो ना, तो ठीक है मैं कॉम्बैट में स्पेशलाइज्ड हूँ, तो सबसे पहले मुझसे लड़ने के लिए कौन आएगा। ये देखकर हमारा लोंडा जैसे अपनी आइज से उसको एनालाइज करता है वो शॉक में पड़ जाता है। उसके स्टेट इतने तगड़े थे कि सिस्टम खुद मुश्किल से प्रोसेस कर पा रहा था। डबल एस रैंक पावर हाउस थी वो। और इधर क्लास 1 की
एरोगेंस भी एक झटके में गायब हो जाती है। जो क्राउड अभी तक फाइट के लिए चिल्ला रही थी ना, वो अब एकदम टेरिफाइंग साइलेंस में बदल जाती है। फिर दोकोगो सीधा एडिटर की तरफ फिंगर पॉइंट करती है और प्रेडेटरी स्माइल के साथ उसे बुलाती है कि तू ही था ना जो काफी ज्यादा भौंक रहा था, अब आना, मैं तुझे दिखाती हूँ कि हम में कितनी पावर है। ये देखकर वो स्टोन जायंट तुरंत फ्रीज हो जाता है, उसकी फट के हाथ में जाती है। देखा जाए तो उसका असली टारगेट तो हमारा बैन था, ना कि ये वॉकिंग कलामिटी। इधर हमारा बंदा भी तुरंत समझ जाता है कि अगर अभी एडिटर और दोकोगो फाइट करते हैं तो वो नेक्स्ट वीक तक रिकवर नहीं कर पाएगा। उसे एडिटर से बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है, लेकिन तब भी वो दोकोगो के सामने आ जाता है कि उससे मत लड़ो क्योंकि अगले हफ्ते वो मुझसे फाइट करने वाला है। ये देखकर दोकोगो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है कि मैं तो तुम्हें बस डिफेंड कर रही थी और कुछ नहीं। इसके लिए बैन उसे थैंक्स भी करता है और कन्विक्शंस के साथ कहता है कि अपनी वर्थ मुझे खुद अपने हाथों से प्रूव करनी है, तो प्लीज समझने की कोशिश करो। उसकी बातें सुनकर दोकोगो के फेस पर एक इंट्रिंग स्माइल आ जाती है कि मुझे लगा तुम सिर्फ एक लड़की हो जिसमें कुछ ट्रिक्स है, लेकिन शायद मैं गलत थी। और फिर सेटिस्फाई होके वो क्लास 1 की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या कोई और है या सबकी हिम्मत खत्म हो गई। और लिटरली भाई सब लोगों की वहाँ फट के हाथ में आ रखी है कि इससे कौन लड़ेगा। फिर दोकोगो उन्हें मॉक करके कहती है कि तुम सब बस भौंकने वाले कुत्ते हो और कुछ नहीं। जैसे ही केस का गेट खुलता है तुम दबाकर भाग जाते हो। एंड उसे वहाँ से जाता देख सब लोग रिलीफ की सांस ले ही रहे थे। तभी वहाँ बैठा एक बंदा बोलता है कि किसको कुत्ता कह रही हो लड़की। और ये सुनकर सबकी नजर एक ब्लोंड आदमी पर जाती है जिसका इम्पोजिंग हॉर्न्स और ओवरवेलमिंग ऑरा पूरे ग्राउंड को फ्रीज कर देता है। मैं बता दूं ये बंदा भी कोई कम स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो डिसडेनफुल स्माइल के साथ कहता है कि हमेशा वीक लोग ही झुंड में घूमते हैं, छोटे कुत्ते बस अपने फ्रेंड को बचाने के लिए ग्राउल करते हैं। और ये सब मुझे काफी पैथेटिक लगता है, मतलब वो उसे कुत्ता कह रहा है। और ये सुनकर दोकोगो की अटेंशन भी तुरंत उस आदमी पर आ ही जाती है और लिटरली एक नया और डेंजरस कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होने वाला है। उस हॉर्न मैन की स्माइल में इतनी एरोगेंस थी कि जैसे उसे यकीन हो कि यहाँ कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन हमारा बंदा कुछ और देख रहा था, उसकी अंदर की पावर जो बाकी सब प्रोडिजी से एक लेवल ऊपर थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि साला ये है कौन। देन स्लाइड टेंस वॉइस में जवाब देता है कि वो है ओर्टिमा, कटोइस डायमेंशन का रीजेंट, और वो उन टॉप 10 ग्रेट फैमिलीज का मेंबर है जो हाईएस्ट रैंकिंग डायमेंशंस को रूल करते हैं। फिर जैसे ही ओर्टिमा स्टैंड से नीचे आता है उसके खुद के कंपेनियंस भी नर्वस हो जाते हैं। ओर्टिमा सीधा उस कमीने प्रोफेसर के पास जाता है और डिमांड करता है कि ये फाइट ऑफिशियल बनाई जाए। एंड यू ऑल नो कि प्रोफेसर को तो बस एक चांस चाहिए इन स्पेशल बच्चों को सबक सिखाने का। दैट्स व्हाई वो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालता है जिसे देखकर स्लाइड तुरंत समझ जाता है कि वो सब कुछ अकेडमी के इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम करेगा। लेकिन उसका शौक डबल तब हो जाता है जब वो देखता है कि बैन को ना सिर्फ इंटरनेट समझ में आता है बल्कि अपनी इन्वेंटरी से एक डिवाइस निकाल कर डायरेक्टली अकेडमी का चैनल ओपन कर देता है। और अब रूचेल और स्लाइड दोनों उसके पास चिपका कर बैठे होते हैं और दोनों स्क्रीन देखकर अमेज्ड। और इधर लाइव फीड में प्रोफेसर के कमीने फेस से क्लियरली समझ आ रहा था कि उसका मेन गोल बस स्पेशल ग्रुप को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना है। लेकिन हमारे बंदे की नजर दोकोगो पर थी जो ऑलरेडी अरीना के सेंटर में खड़ी थी और उसे पता था कि चीजें प्रोफेसर के प्लान के हिसाब से नहीं चलने वाली। देन अरीना के बीच में दोनों फाइटर फेस टू फेस आते हैं और उनकी ओराज इतनी तगड़ी होती है कि आसपास की एड डिस्ट्रॉय होने लगती है। फिर ओर्टिमा डिसडेनफुली कहता है मेक द फर्स्ट मूव, लेकिन दोकोगो भी कि तुम यहाँ न्यू कमर हो इसलिए मैं तुम्हें पहले अटैक करने का चांस देती हूँ। ये सुनकर इंसल्ट फील करके ओर्टिमा अपना हाथ उठाता है और फिर जैसे पावर वॉइस में कमांड करता है एक इनविजिबल सुनामी जैसा फोर्स अरीना में एक्सप्लोर करता है। बंदे का क्रशिंग प्रेशर इतना तगड़ा होता है कि ये सिर्फ दोकोगो को नहीं बल्कि पूरी अरीना में फैल जाता है। स्टैंड में बैठे स्टूडेंट अपनी सीट से गिरी जाते हैं और इधर स्लाइड फील करता है जैसे उसके लंग से हवा खींच ली गई हो। रूचेल तो डर के मारे बैन का हाथ ही पकड़ लेती है और वो भी स्लोली कहता है दैट्स ए डिस्ट्रॉशन ऑफ नेचर लॉ। एंड ये सुनकर स्लाइड एकदम शॉक हो जाता है कि बैन ने इतनी डीप रिसेशंस कैसे की। लेकिन सेंटर में खड़ी दोकोगो बिल्कुल भी अनफेज होती है। तब वो भी अपना डार्क मैनेसरिंग ऑरा अनलीश करती है, एक ऐसा ब्लड लस्ट जो हवा को शार्प
ग्लास जैसा बना देता है और बस एक सिंपल और एलिजेंट हैंड गेस्चर के साथ वो ओटीमा का प्रेशर डिस्पेल ही कर देती है, जैसे वो कुछ था ही नहीं। एंड ये सब देखकर प्रोफेसर के तो परखच्चे उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि ओटीमा की पूरी टीम स्पीचलेस हो जाती है। और हमारा लोंडा भी, जो पहले से ही जानता था कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो रियलाइज करता है कि उसकी पावर उसके कैलकुलेशन से भी कहीं ज्यादा है। फिर दोकोगो उसी एकदम कोल्ड वे में कहती है कि तेरी पावर उतनी रेडिकुलस है जितनी ये हॉर्न्स तेरे सर पर। एंड ब्लिंक ऑफ एन आईज में वो डिसअपियर होके डायरेक्टली ओटीमा के सामने अपीयर करती है और उसके टॉर्सो पर एक तगड़ी किक मार देती है। पर ओटीमा शॉक में बस अपने आर्म राइज करके उसे इजिली ब्लॉक कर देता है। फिर दोकोगो उसे वार्निंग देती है कि एक ट्रिक 2 बार यूज नहीं होती बेटा। और फिर जो आगे होता है वो एक मैसेकर था। दोकोगो एक शैडो की तरह मूव करती है लाइक फ्लूइड और लेथल। ये देखकर ओटीमा, जो अपनी ओवरवेलमिंग पावर पर हमेशा भरोसा करता था, उसके मूवमेंट्स अब स्लो और प्रेडिक्टेबल लग रहे होते हैं। वो काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दोकोगो उसे इजिली डॉज करके उसकी चिन पर एक किक मार देती है, जिससे ओटीमा स्टैगर हो जाता है और इधर स्लाइड डिसबिलीव में विस्पर करता है कि शी डोमिनेटिंग ए रीजेंट। बैन भी इसे क्लेमली एनालाइज करता रहता है कि मानते हैं कि उसकी एबिलिटी ओपोनेंट्स के मूवमेंट सरपास करती है, लेकिन ये दोकोगो पर काम नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी बॉडी से फाइट करने की आदि भी आदत नहीं रखता। एंड अगेन उसकी ये बात सुनकर स्लाइड एकदम इम्प्रेस होकर उसकी तरफ देखता है कि इतनी फ्रैंटिक फाइट में भी बैन ऐसी डिटेल कैसे नोटिस कर रहा था। और उधर ये ओटीमा हर एक ब्लो के साथ और ज्यादा ह्यूमिलिएट फील कर रहा था और ऊपर से दोकोगो उसकी एक और बेकार सी स्विंग डॉज करते हुए उसे टीज करती है कि बस इतना ही कर सकते हो क्या, तुम्हें सिर्फ बकबकी करनी आती है। और ये सुनकर ओटीमा कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा ऑरा अनलीश कर देता है। एक बार उसकी आंखें देखो कैसी आंख की तरह चमक रही है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इंसल्ट करने की, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इस इंसल्ट की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। पर ये सब देखकर दोकोगो बी लाइक, अबे आजा देखते हैं कि कौन किसको मारता है। देन वो अपना डार्क ऑरा कंडेंस करती है और बोलती है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में तुम जैसे को ऐसे कैजुअली बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी प्रोफेसर यूमिना वहां पर आ जाती है और सिर्फ उसकी प्रेजेंस से दोनों फाइटर का जो ओरा होता है ना तगड़ा वाला, वो गायब हो जाता है। और यहाँ तक कि पूरे फ्लोर पर एक वाइट फ्लावर फील्ड उग जाती है। ये देखकर दोनों फाइटर शॉक हो जाते हैं कि ये फूल कहाँ से आ गए बीच में। देन फिर यूमिया एक स्माइल के साथ पूरी क्लियर अथॉरिटी में बोलती है कि अकेडमी अननेसेसरी फाइट को इंकरेज नहीं करती, अपनी स्टैंड टावर के लिए बचा कर रखो। एंड ये सुनकर ओटीमा अपनी दांतों को ग्रिन करता है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। और इधर दोकोगो एक रेयर एडमिरेशन स्टोन के साथ बोलती है कि आप काफी स्ट्रॉन्ग हो। कॉम्प्लीमेंट सुनकर यूमिया स्माइल करती है और फिर दोकोगो अपने ग्रुप के पास वापस लौट जाती है और बैन से पूछती है कि फाइट कैसी लगी। हमारा बंदा उसे कहता है कि सिर्फ देखना ही उसके लिए एक हेल्प थी, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही रूचेल उसकी पीठ पर एक हेडबट मार देती है। वो पलट कर देखता है कि रूचेल तो पूरी डर के मारे कांप रही थी और उसे अपनी शील्ड बना के दोकोगो से छुप रही थी। फिर बैन उसे काम करने की कोशिश करता है। वैसे देखा जाए तो रूचेल की पावर बैन से कहीं ज्यादा है, तो अभी उल्टा होना चाहिए था। एनीवेज तभी यूमिया उस कमीने प्रोफेसर को सबके सामने स्कोल्ड करती है। वो उसे क्लियर कर देती है कि उसका बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है और एक अपोलॉजी काफी नहीं होगी। फिर वो ग्रेटफुली बैन के पास जाती है और उसकी चेस्ट पर लगे रिप्रेजेंटेटिव पेन को एडजस्ट करके बोलती है, फॉर ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव डिग्निटी इज एवरीथिंग, और एक ब्लिंक कर देती है। एंड ये कैजुअल और थोड़ा इंटीमेट गेस्चर देखकर आसपास के सारे लौंडों के चेहरों पर जेलसी और गुस्सा आ जाता है। प्रोफेसर ने है तो की नहीं बल्कि आग में घी और डाल दिया। फिर बैटल के बाद गॉसिप वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो जाती है। प्रोफेसर जो वीडियो ह्यूमिलेशंस के लिए पोस्ट करना चाहता था उसका इफेक्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में पूरा क्लियर था कि दोकोगो ने ओटीमा को पूरी तरीके से डोमिनेट किया और लिटरली कमेंट बॉक्स पूरा एक्सप्लोर कर जाता है। अब देखा जाए तो दो फिगर अकेडमी के सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए हैं। दोकोगो जिसे निकनेम मिला है सिल्वर क्वीन, और हमारा लोंडा जो मास्टर ऑफ बार्गेनिंग बन गया है क्योंकि उसने अपनी फाइट के लिए स्मार्टली नेगोशिएशन जो किया था। और उसके प्रोफेसर यूमिया के साथ इंटरेक्शंस ने और ज्यादा रूमर्स को फ्यूल कर दिया है। यानी अब स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट
स्टूडेंट्स एकेडमी के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन गए और इधर हमारा लोंडा अपने ग्रुप के साथ बैठकर कमेंट पढ़ता हुआ हंस रहा होता है और साइड में स्लाइड इंटरनेट स्लैंग समझने की कोशिश में कंफ्यूज था बेचारा। फिर देखो गो कैजुअली बोलती है कि ये अजीब नहीं है कि लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं और तभी एक बॉम्ब गिराती है कि और टीमा उनकी क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर नहीं था। उससे एक ब्लू हेयर लड़की याद आती है, वही बिच हेड वाली, कि वो एक ऐसी लड़की थी जो वहाँ उससे भी ज्यादा कैपेबल थी। ये सुनकर बैन बोलता है कि उसने उसे नोटिस ही नहीं किया क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसकी फाइट पर ही था। और इधर रुचेल को देखो, वो अभी भी साइड में बैठी हुई है। वो देखो को से इतनी डर गई है कि उसके पास भी नहीं आ रही है। जब बैन ने देखा कि सिचुएशन अनसस्टेनेबल हो रही है, स्पेशली क्योंकि वो सब रूममेट्स भी थे, तो वो डिसाइड करता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वो अपनी इन्वेंटरी खोलता है और एक ग्लास जार का निकालता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक जार था स्पेशल एलिक्सिर जेली का, यानी अमृत रूपी जेली का। जैसे ही उसने वो खोला, एक स्वीट और इनवाइटिंग अरोमा हवा में फैल जाती है, जिससे रुशेल का ध्यान भी उस पर आ जाता है। फिर बैन ने वो गोल्डन जेली थोड़ी सी ब्रेड पर स्प्रेड की और अपने ग्रुप को ऑफर की। एंड स्लाइड और देखो गो जैसी एक बाइट लेते हैं ना, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। स्लाइड बोलता है कि ये तो काफी डिलीशियस है बे। इवन दोकुगो का भी आइस हार्ट एक सेकंड के लिए मल्ट हो गया, लाइक इट्स वाज अमेजिंग। वो स्टैमर करती है, वो भी स्माइल के साथ। फिर वैन रुचेल की तरफ देखता है जो पहले ही ड्रोलिंग कर रही होती है कि आओ और खाओ। दैन हेजिटेट होकर वो आती है और एक ब्रेड का पीस मांगती है। एंड जैसी वो फर्स्ट बाइट लेती है ना, उसकी आंखों में एक प्योर हैप्पीनेस आ जाती है। ये डेलिकेट फ्लेवर और एलेक्सिर का क्लेमी इफेक्ट उसका फियर मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंड जब रुचेल अपना ब्रेड एंजॉय कर रही होती है, बैन एक और पीस देखोया को देता है कि खाओ इसे भी। एंड फेवर वर्ड सुनते ही देखोया का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो अचानक खड़ी हो जाती है और बैन की टाई पकड़कर बोलती है कि इन एक्सचेंज ऑफ द जेली मैं तुम्हें प्राइवेट मार्शल आर्ट लेसन दूंगी। अब बैन जवाब दे पाता उससे पहले वर्ल्ड डिसॉल्व हो जाता है। वो एक स्पार्टन ट्रेनिंग रूम में खड़े होते हैं, एक फोकस और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, बिल्कुल उसके माइंड का रिफ्लेक्शन जैसा। उसके बाद देखो एक वुडन स्कोर उठाती है और उसे स्पीड में स्विंग करके वैन को वॉर्न करती है कि केयरलेसली मूव मत करना, और सीधा उस पर चार्ज करती है लाइक ए परफेक्ट थ्रस्ट, इतनी फास्ट कि उसने हवा को ही काट दिया। अब इससे पहले की स्टोरी का हीरो एक वुडन स्कोर से मरे, वो बिल्कुल मिलीमीटर दूर स्कोर को रोक लेती है, वरना हीरो की कहानी तो यहीं खत्म थी। एंड ये देखकर हमारा बंदा बी लाइक, अबे ये लड़की क्या है बे। दोकोगो उसे बोलती है कि ये होता है एक थ्रस्ट, एक स्ट्राइक जिसमें ना डाउट है ना हेजिटेशन। अब उसके लिए ये बिलीव करना मुश्किल था कि एक ह्यूमन कुछ ऐसा परफेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन उस ब्रीफ मोमेंट में हमारे बंदे की पावर ने सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया था, उसने सीख लिया और साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट उसके माइंड में इंग्रेज होता है, पेनिस्ट्रेशन। जब बैन ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने ये स्पेसिफाई कॉन्सेप्ट क्यों सीखा, दोकोगो उसे रियलिटी में वापस लाती है कि फोकस एक थर्स्ट की सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं होती, वो हवा में एक सीरीज ऑफ स्ट्राइक एग्जीक्यूट करती है और लिटरली हर एक स्ट्राइक पिछले वाले से थोड़ा अलग होता है और फास्ट होता है। देन वो उसे थ्रस्ट का बेसिक मीनिंग बताती है कि कितनी बार थ्रस्ट करना चाहिए, किस फोर्स से क्या इमिटेट करना चाहिए। फिर वो उसे बताती है कि माना इसकी वेरिएबल्स काउंटलेस होते हैं, लेकिन अल्टीमेट फाउंडेशन वही है जहां एक सिंगल थ्रस्ट ही काफी होता है, इसे कभी मत भूलना। एंड फिर वो बैन को सोर्ड देती है कि अब तुम्हारी बारी बेटा। देन वुडन सोर्ड पकड़कर बैन उसे पहले ही कह देता है कि वो उसकी इमिटेशंस पर हंसेगी नहीं। ये सुनकर दोकोगो स्माइल करती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे पहले ही ट्राई पर परफेक्टली कॉपी कर लिया तो मेरे 10 साल की ट्रेनिंग सब मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारा बंदा अपना पहला थ्रस्ट करता है, देखोगा कि स्माइल गायब हो जाती है। उससे यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक बार देखकर ही उसने स्ट्राइक का सारा एसेंस ग्रास्प कर लिया। लेकिन हमारा लोंडा खुद सेटिस्फाई नहीं था, उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत है। अब तक वो हमेशा अलग अलग कॉन्सेप्ट मिस करने पर फोकस करता था, लेकिन इस लेसन ने उसे रियलाइज कराया है कि उसे एक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग और डीप करना होगा एक टाइम पर। देन वो अपनी शर्ट उतारता है और अपने काम पर लग जाता है, पर प्रैक्टिस करते हुए वो सोचता है कि पेनिस्ट्रेशन से क्यों। एंड जवाब आता है क्योंकि देखोगो अपनी पूरी सोल से मानती है कि थ्रस्ट का ट्रू एसेंस है टारगेट को पेनिट्रेट करना। एंड ये सोचकर वो अपना पूरा फोकस
फोकस, पावर और कन्विक्शंस एक ही अटैक में डाल देता है एंड रिजल्ट आता है एक डेडली मूव, वो भी एकदम परफेक्ट। लेकिन एक ही दिन में इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से वो थक जाता है। देखो गाबी उसे रोकने को बोलती है कि खुद को इतना पुश मत करो पहले दिन ही। वो थोड़ी बहुत सांस लेता ही है, तभी कई सारे नोटिफिकेशन उसके सामने आ जाते हैं जिनमें लिखा होता है कि मार्शल आर्ट कॉन्सेप्ट लर्न, स्कोरमेंट कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व एज ए सब कॉन्सेप्ट। एंड वो अपने स्टेटस जैसे चेक करता है वो शॉक हो जाता है, उसका एट्रीब्यूट स्काईरॉकेट कर चुका होता है। स्कोरमेंट कॉन्सेप्ट जो पहले बैरली मूव करता था अब ड्रेस्टिकली बढ़ गया है, यहाँ तक कि उसकी कॉम्बैट स्किल लिटरली डबल हो चुकी थी। ये देखकर तो दोकोगो भी बोलती है कि आई नेवर थॉट मैं ऐसे हार सकती हूँ। वो हमारे लौंडे से इम्प्रेस हो जाती है एंड इधर बैन भी लाइक कि मैं तो बस इमिटेट कर रहा था और जल्दी सीखा क्योंकि तुम एक अच्छी टीचर हो। देख रहे हो बंदे को कुछ आए ना आए पर पलट करना पूरा आता है। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर देखोगो ब्लश ही कट जाती है। फिर सेटिस्फाई बैन उसे थैंक्स बोलता है और एक एलेक्सिर ऑफर करता है एज ए पेमेंट, बट वो कहती है कि जस्ट वन एलेक्सिर इतना लेसन कवर नहीं करता। ये सुनकर बैन टेंस हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि अब मैं क्या ऑफर करूँ इसे। उसकी कंसर्न देखकर वो स्माइल करती है कि डोंट वरी, मैं अपना कंपनसेशन ओवर टाइम ले लूंगी, तो बी प्रिपेयर। फिर वो उसे नेक्स्ट क्लास याद दिलाती है और वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। देन सीन जाता है अकेडमी के हॉलवे में जहाँ रूचेल और स्लाइड फोन में घुसे रहते हैं और रूचेल तो फोन में इतनी बावड़ी होती है कि वो एक दूसरे क्लास के ग्रुप से टकरा जाती है और इन सालों को देखकर लग रहा है कि ये है ही बुरी लोग। और तभी ग्रुप का लीडर एकदम स्वैग में बॉल पर हाथ मारकर उसका रास्ता ब्लॉक करता है और कहता है कि किधर जा रही हो क्यूटी। अब इससे पहले कि वो बुली रूचेल को और परेशान करे, स्लाइड आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे क्लासमेट से तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वो एग्रेसर गुस्से में स्लाइड को कहता है कि साइड हो जा कीड़े। भाई इसको जाके कोई बताओ कि जिसे वो कीड़ा बोल रहा है वो उसका बाप है। देन उसी वक्त बैन और दोकोगो भी टेलीपोर्ट होकर वहां आ जाते हैं एंड जैसे ग्रुप को सिल्वर क्वीन दिखती है जो ओर्टिमा को पहले ही ह्यूमिलिएट कर चुकी थी, सब डर के मारे भाग जाते हैं। देन उसके जाने के बाद रूचेल स्लाइड को थैंक्स बोलती है एंड बैन भी ये सब देखकर समझ जाता है कि यहाँ क्या हुआ था, पर मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके थोड़ी देर बाद जब एक बूढ़ा प्रोफेसर यूनियन की हिस्ट्री पढ़ा रहा होता है, ये बुलिस चुप चुप के रूचेल की फोटो खींच रहे होते हैं और गंदे कमेंट्स कर रहे होते हैं। रूचेल उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है पर उसकी सैडनेस क्लियर थी और इधर स्लाइड और बैन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बैन सोचता है कि दुनिया चाहे कोई भी हो, ऐसे कम्युनिटी लोग हर जगह मिल जाते हैं, पर तभी अचानक स्लाइड खड़ा हो जाता है और प्रोफेसर को कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, कुछ स्टूडेंट्स क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन ये बूढ़ा प्रोफेसर बी लाइक की साइलेंस बोलता है और अपना लेक्चर कंटिन्यू करने लगता है। उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने लेक्चर की पड़ी हुई है। एंड ये देखकर वो बुलिस लोग उसका मजाक भी उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसे शो ऑफ बोलते हैं और प्रोवोक करते हैं कि क्या वो और रुचेल डेटिंग कर रहे हैं क्या, जो ते फिक्र कर रहा है उसकी। और ये सुनकर बेचारी रुचेल की आंखों से आंसू ही आ जाते हैं। ये देखकर स्लाइड का पेशेंट टूट जाता है और उससे पहले कि वो उनका मुंह तोड़ दे, बैन उसे रोक लेता है कि क्लेम डाउन। स्लाइड डिसबिलीव में कहता है कि सीरियसली तू ये कैसे कह सकता है, वो हमारी दोस्त को छेड़ रहे हैं। पर तभी बैन अपना फोन निकालता है और कहता है कि ऐसी जगह प्रॉब्लम क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, बस देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। देन वो यूनियन ट्यूब में जाता है जहाँ एक लाइव सेशन चल रहा होता है एंड बुलिस को सबक सिखाने के लिए पता है वो क्या करता है, वो उन्हीं की लाइव कर देता है और कैसे ईव की हेल्प से, जो उन बुलिस के पीछे कैमरा लेकर खड़ी होती है। उन्हें तो पता भी नहीं है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और इधर कमेंट सेक्शन पूरा गालियों से भर जाता है कि साले ये लोग है कौन। ये देखकर दोकोगो बैन को कहती है कि अच्छा काम किया एंड हमारा बंदा बिल लाइक उन्होंने हमारी फ्रेंड को छेड़ा, अब देखते हैं कि कैसे बचेंगे। पर तभी पुलिस को भी पता पड़ जाता है कि वो सब के सब लाइव है। वो कैमरा ढूंढने की कोशिश करते हैं पर जैसे ईव को देखते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि ये सारा किसका काम है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाते, बूढ़े प्रोफेसर का पेशेंट टूट जाता है। वो उन्हें गुस्से में ऑर्डर देता है कि तुम तीनों अपना नाम बताओ और तुरंत क्लास से बाहर निकल जाओ। और इतना ही नहीं, जब वो पुलिस बाहर जा रहे थे ना, प्रोफेसर फिर गुस्से में उन्हें बोलता है कि वो उनकी ग्रेड लो कर देगा। लो भाई, लड़कियों को और छेड़ लो। और इधर ये सब देखकर हमारे बंदे को लगता है कि शायद पनिशमेंट थोड़ी लाइट रह गई, लेकिन रूचेल एक रिलीफ स्माइल के साथ कहती है कि ये काफी था, मैं अब ठीक हूँ, थैंक्स टू यू। उसके जेन्युइन थैंक यू से पूरा ग्रुप एकदम यूनाइटेड फील करता है कि चलो भाई सब कुछ ठीक हो गया अब।
इवन दोकोगो भी, और सब अग्री करते हैं कि बैन के क्लास प्रेसिडेंट बनने के बाद चीजें इजी हो गई है। पर वो कहता है ना कि खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। क्लास खत्म होते ही वही तीनों पुलिस उन्हें हॉलवे में फिर से घेर लेते हैं। उन्हें देखकर रुचेल डर के मारे बैन के पीछे छुप जाती है, और इस टाइम वो खाली हाथ नहीं थे बल्कि वेपन्स लेकर आए थे। पर वेपन सामने देखकर भी स्लाइड भैया एक डेंजरस काम के साथ आगे बढ़ते हैं और एकदम कोल्ड वे में बोलते हैं व्हाट यू वांट। देन लीडर गुस्से में डिमांड करता है कि मुझे रिकॉर्डिंग वाली ह्यूमिलेशंस का जवाब चाहिए जिसने हमारी ग्रेड को पूरा खत्म कर दिया। बताओ भाई, गलती खुद की और इल्जाम दूसरों पर लगा रहे, बढ़िया। पर तभी हमारा बंदा नजर घुमा के देखता है कि एक सब्स्टिट्यूट प्रोफेसर दूर से सब कुछ देख रहा है लेकिन कुछ कर ही नहीं रहा। यहाँ तक कि पुलिस के हाथ में वेपन देखकर भी। देखा जाए तो ये लोअर डायमेंशन के लिए पूरा कंटेम्प्ट था। मतलब समझ रहे हो, पूरी अकेडमी स्पेशल एडमिशन वालों से चिढ़ती है, चाहे फिर प्रोफेसर ही क्यों ना हो। देन फिर शाउटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन स्लाइड एकदम काम रहकर बस एक वर्ड बोलता है बारबेरियंस। और ये सुनते ही लीडर का गुस्सा फूट जाता है। वो सीधा अपनी सोर्ड निकालता है और स्लाइड की तरफ पॉइंट आउट करके बोलता है कि व्हाट डिड यू से, यू इन्फीरियर क्रीचर। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में स्लाइड अपनी सोर्ड निकाल लेता है, और सिर्फ निकालता ही नहीं है, उस मूवमेंट पर बुलिस की सोर्ड दो हिस्सों में टूट जाती है और दूर गिर जाती है। और ये देखकर सबके सब शॉक हो जाते हैं कि अभी हुआ क्या भाई। देन हमारा बंदा अपनी ऑल सीनिंग आईज से स्ट्राइक को एनालाइज करता है और नोटिस करता है कि स्लाइड की सोर्ड गोल्डन एनर्जी से वर्प है। एंड उसी वक्त बैन एक नया कॉन्सेप्ट भी लर्न कर लेता है, और उधर बुली की डर के मारे फटके हाथ में आ रखी है। तभी स्लाइड आगे बढ़कर अपनी गोल्डन सोर्ड उसके नेक पर रख देता है। एंड ये देखकर वो लीडर घुटनों पर गिर जाता है। बंदा पूरा टेरिफाई हो रखा है। देन स्लाइड उसे कहता है कि इफ यू हैड आस्क्ड पोलाइटली आई विल अग्री टू टॉक। उसकी पूरी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो जाती है। काम स्लाइड अब एक रूथलेस वॉरियर बन गया है। देन जैसे ही बुली के दोस्त उसे गालियां देते हैं, वो प्रोफेसर की तरफ देखता है और बोलता है कि सर, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या पनिशमेंट है जो अपने क्लासमेट पे रियल वेपन से अटैक करते हैं। ये सुनकर वो प्रोफेसर थोड़ा हिचकिचाता है और बोलता है कि अकेडमी तो फाइटिंग प्रैक्टिस इंकरेज करती है ना। पर स्लाइड तुरंत रिप्लाई देता है कि लेकिन मैंने कभी फाइट के लिए अग्री नहीं किया। पर साला ये प्रोफेसर इतना कमीना होता है कि वो पलटकर उसी पे इल्जाम लगा देता है कि उसने ही पहले तलवार निकाली थी और झूठ बोल रहा है। भाई कितना घटिया इंसान है ये। पर ये सुनकर स्लाइड का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, यहाँ तक कि उसकी सोर्ड का गोल्डन ऑरा भी और भी इंटेंस हो जाता है। लेकिन कुछ करने से पहले ही उसकी हेड पर दोकोगो एक हल्का सा फ्लिक करती है। बंदी ने सिर्फ एक टच में उसका पूरा ऑरा खत्म कर दिया और उसे रियलिटी में वापस लेकर आ गई। देन उसके बाद स्लाइड भी खुद को कंट्रोल करता है, कैसे चिल्लाकर कि मुझे इतना जोर से क्यों मारा। एंड फिर वो अपनी तलवार वापस रख लेता है। और इधर ये हमारे प्रोफेसर साहब जो समझ गए थे कि सिचुएशन अब उनके हाथ से निकल गई है, तो वो बड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। देन दोकोगो स्लाइड को उसकी हरकतों के लिए डांटती है, और तब बैन को भी लगता है कि शायद वो गोल्डन सोर्ड उसके दोस्त की पर्सनैलिटी पर असर डालती है। फिर बाद में खाने के वक्त बैन स्लाइड को उसकी इम्पल्सिव बिहेवियर के लिए समझाता है एज ए क्लास प्रेसिडेंट। ये सुनकर स्लाइड थोड़ा रिग्रेटफुल फील करता है और उसके लिए माफी मांगता है एंड बोलता है कि वो सोर्ड कंट्रोल कर सकता है। लेकिन तभी दोकोगो बीच में टोकर सबको प्रोफेसर यूमिना की वार्निंग याद दिलाती है, अगर वो इतनी पावर शो ऑफ करते रहेंगे तो दूसरे स्टूडेंट की हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी। फिर दोकोगो बैन की तरफ देखती है कि तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है। देन बैन कुछ देर सोचता है कि प्रॉब्लम अकेडमी के सिस्टम में ही है जो प्री जजिंग और बर्थ स्टेटस पे बेस्ड है। दैट्स व्हाई वो ग्रुप से पूछता है कि कम्युनिटी का फेवर जीतने के लिए क्या चाहिए। दोकोगो कहती है कि शायद पावर, पर बैन बोलता है कि नहीं, कुछ और। पावर तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना। देन वो अपने फिंगर से एक स्क्वायर बनाता है लाइक कैमरा फ्रेम। उसका आइडिया सिंपल और तगड़ा है कि यूनियन ट्यूब पे चैनल क्रिएट करना जिसमें वो अपनी डेली एक्टिविटीज दिखाएंगे, एक पॉजिटिव पब्लिक इमेज बनाएंगे और लोगों की परसेप्शंस बदल देंगे। और सबसे पहली रिकॉर्डिंग थी दोकोगो और स्लाइड की ट्रेनिंग फाइट, एंड दोकोगो उसे सीरियसली लड़ने पर मजबूर करने के लिए उस पर एक असली अटैक करती है। बंदी ने उसे ग्राउंड पर ही गिरा दिया और टॉन्ट और करी ऊपर से। एंड तब जाकर स्लाइड अपनी पूरी पावर दिखाता है कि आजा। देन ये स्पेक्टिकुलर फाइट रिकॉर्ड हो जाती है। पर ये सब देखकर रुचेल थोड़ा वरीड फील करती है, इसलिए बैन उसे समझाता है कि अपनी असली स्किल दिखाना ही बेस्ट वे है फ्यूचर एग्रेसर्स को इंटिमिडेट करने का। और प्लान कामयाब
जब हो भी जाता है, उनका चैनल एकदम तगड़ा बूस्ट हो गया है, उनकी फाइटिंग वीडियो वायरल हो जाती है और लाइक बाकी वीडियोस जैसे ग्रुप का कैजुअल मूवमेंट, गेम खेलना, प्रोफेसर यूमिया के साथ चाय पीना या फिर रुचेल का फनी एक्सप्रेशंस जब वो नया फूड ट्राई करती है, वो ऑडियंस का दिल ही जीत लेती है कि कितनी क्यूट है भाई ये। एंड इसी के साथ वो अकेडमी के सबसे बड़े वाले सेलिब्रिटी बन जाते हैं। देन उनका अगला स्टेप था एक लाइव स्ट्रीम उनकी पहली टावर क्लाइम की, और शेड्यूल वाले दिन एक ह्यूज क्राउड उन्हें देखने के लिए जमा भी हो जाती है यूनियन 2 पर तभी प्रोफेसर यूमिना वहां आ जाती है और उनकी इनिशिएटिव की तारीफ करती है। एंड उसके बाद ग्रुप अपनी पहली टावर क्लाइम की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन तभी बैन रियलाइज करता है कि सब के सब कॉम्बैट गियर में है, पर वो अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा है क्योंकि उसका कोई स्पेशल कॉम्बैट सूट नहीं है ना, इसलिए। बट इन सब के बावजूद भी वो अपनी टाई सीधा करता है और कन्विक्शंस के साथ बोलता है कि बस ये काफी है मेरे लिए। देन यूमिना उन्हें टेलीपोर्ट करके टावर के एंट्रेंस पर पहुंचा देती है, जहां उन्हें देखकर सभी रेसेस के लोग शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, और वहां पर ये बुलिस भी होते हैं और साथ ही बैन का अपोनेंट्स ये स्टोन वाला आदमी। पर हमारे बंदे को इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी से भरा पड़ा है। वो अपने ग्रुप को बोलता है कि वो 3 दिन और 2 रात यहाँ पर रहेंगे तो सब रेडी हो जाओ। एंड साथ ही एक फ्लोटिंग मिनी कैमरा भी उनके साथ था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। एंड उसके बाद वो अपनी टीम को लेकर जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज के लिए निकल जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि खास उसके पूर्वज उसे आज ऐसे देख पाते टावर को क्लाइम करते हुए। देन हमें एक छोटे से फ्लैशबैक के थ्रू टावर्स के रूल पता पड़ते हैं। यूमिना उन्हें बता रही होती है कि फ्लोर और रूम्स लगातार चेंज होते रहते हैं। वो ये भी बताती है कि वहां पर डेथ परमानेंट नहीं होती, यानी डिफीट होने पर स्टूडेंट अपने पेंडेंट के जरिए एंट्रेंस पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और वो फिर से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन टावर के अंदर कुछ जोन ऐसे भी है जहां मरने का मतलब है गेम ओवर। एंड फर्स्ट फ्लोर पे उन्हें मिलते हैं स्लीमी मॉन्स्टर जिनका नाम था क्लोसिथर्स, जिन्हें स्लाइड भैया और दोकोको दीदी इजिली स्लाइस कर देते हैं। एंड इस बीच हमारा बंदा एक मशाल से फायर का कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी पावर काम ही नहीं कर रही थी। बट इन सब से वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला था, बट तभी ईव ने उसे बचा लिया अपने आप को एक चेन ऑफ स्पाइक में बदल कर। और उसी वक्त रुचेल भी अपना वाइल्ड साइड रिवील करती है, उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है, उसके क्लोज निकल आते हैं और वो मॉन्स्टर को एकदम तगड़े तरीके से चीर फाड़ करके खत्म कर रही है। तभी दोकोको फील करती है कि एक बड़ी एनर्जी गैदर हो रही है। बैन जैसे अपनी आईज यूज करता है, वो देखता है कि एक ओबेलिस्क समनिंग सर्कल बना रहा है। ये देखकर वो रुचेल को बोलता है कि उसे अभी के अभी डिस्ट्रॉय करो, और एक डिवास्टेटिंग ब्लो में रुचेल ओबेलिस्क को तोड़ ही देती है और उसके रिवॉर्ड में उसे उसका कोर मिलता है। लेकिन तभी बैन नोटिस करता है कि रुचेल के पिंक हेयर अब मल्टी कलर स्ट्रिक्स में बदल रहे हैं। देन नरेटर उसे समझाता है कि ये उसका फर्नेस हार्ट कॉन्सेप्ट का मैनिफेस्टेशन था, जिसमें वो अपनी इमोशंस को जलाकर पावर जनरेट करती है। देन थोड़ा एकदम गिल्टी से रुचेल बैन से पूछती है कि क्या मैं स्कैरी लग रही थी क्या? एंड हमारा बैन बी लाइक अरे बिल्कुल नहीं, कौन है जैसी झूठी अफवाह फैला रहा है। तभी दोकोको अपनी कोल्ड आवाज में बोलती है, अगर तुमने कभी कंट्रोल लूज किया तो मैं खुद तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम्हें मार ही दूंगी। एंड ये सुनकर रुचेल और ज्यादा डर जाती है, पर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए बैन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपनी पावर कंट्रोल करना सिखाएगा। फिर उसके बाद ग्रुप सेकंड फ्लोर पे टेलीपोर्ट हो जाता है और उनके सामने था एक ग्रीन फील्ड। तभी हमारा बंदा एक चांस लेता है और रुचेल को मिले कोर को एनालाइज करके एसिड और फ्यूजन के कॉन्सेप्ट को सीख लेता है। एंड फिर वो ईव को एसिड फीड करता है और फ्यूजन को अपने वेपन में इन्फ्यूज कर देता है। तभी मॉन्स्टर के ग्रुप में इविल स्पिरिट अपीयर होने लगती है, लेकिन तभी दोकोको एक स्पिरिट को बस करके डिस्ट्रॉय कर देती है और प्रोवोक करके बोलती है कि बैन पूरा फ्लोर तुम खुद हैंडल करो ताकि तुम्हारी ग्रोथ फास्ट हो। हमारा बंदा पहले तो थोड़ा हेजिटेशन दिखाता है, पर चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लेता है। देन वो अपना हाथ स्ट्रेच करता है और उसकी ईव को समन करता है। एंड जैसे ईव एक मैजिक सर्कल्स के थ्रू निकलती है, वो एक मैसिव मशीन गन बन जाती है और एक ही कमांड में वो कंटिन्यूअसली फायर करना शुरू कर देती है और वो बस कुछ ही सेकेंडों में कई सारी स्पिरिट को अनलाइट भी कर देती है। ये देखकर तो स्लाइड शॉक ही रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि खास मेरे किंगडम में भी ऐसी फायर पावर होती। और इधर दोकोको दीदी भी उससे इम्प्रेस होती है, लेकिन वो तुरंत फ्लो पॉइंट आउट करती है कि ये वेपन क्लोज
कॉम्बैट में बेकार है। और लाइक उसकी वर्ड्स को प्रूव करने के लिए एक स्प्रिट चुपके से बैन के पीछे आ भी जाती है एंड जैसे ही वो उसे खाने वाली थी, हमारा बंदा बे लाइक वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसे खत्म कर देता है। और ये देखकर उसके सारे दोस्त शॉक हो जाते हैं कि बैन के पास स्वॉर्ड थी कब। असल में बैन ने अपनी स्वॉर्ड को पहले ही अलग अलग एट्रीब्यूट से अपग्रेड कर लिया था ताकि जरूरत पड़ने पर उसे यूज कर सके। रूचेल तो अभी भी शॉक में थी, उसे तो बिल्कुल ही पता नहीं था कि वो स्वॉर्डमैनशिप जानता है। लेकिन हमारा बंदा ह्यूमिलिटी के साथ बोलता है कि नहीं, मैं अभी भी तुम दोनों जैसा स्किल्ड नहीं हूँ। यानी वो स्लाइड और दोकोगो की बात कर रहा है। और ये सुनकर लड़की के फेस पर एक प्राउड वाली स्माइल आ भी जाती है। लेकिन हमारा बंदा यही नहीं रुकता, वो कंटिन्यूअसली उस फ्लोर की हर एक मॉन्स्टर को खत्म करता जाता है, कभी अपनी सोर्ड से तो कभी वो गन मशीन से। अब हमारा बंदा सिर्फ ईव का नहीं बल्कि सोर्ड का भी इम्प्रेसिव स्किल के साथ इस्तेमाल कर रहा था। और इसी के साथ सभी मॉन्स्टर को खत्म करके वो अनाउंस करता है कि अब आसपास कोई भी एनिमी नहीं बचे, सिर्फ एक लास्ट मॉन्स्टर है जिसे ईव चैन में ट्रांसफर होकर पकड़ लेती है कि कहीं वो भाग ना जाए। देन हमारा बंदा बोलता है कि इसे मारते ही हम सब अगले स्टेप पर चले जाएंगे, तो क्यों ना तब तक थोड़ा आराम कर लिया जाए। तभी ब्रेक के दौरान दोकोगो एक डिफीटेड स्पीड का रिमेंस चेक करती है और नोटिस करती है कि कुछ तो अनयूजुअल है। असल में क्या है, हमारे बंदे की सोर्ड का एज मॉन्स्टर को मर्ड करके डिसइंटीग्रेट कर रहा था। यानी दोकोगो के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी लास्ट रूम की नई एबिलिटी यूज कर रहा था। और इधर स्लाइड भी ये सब कुछ देखकर हैरान होता है और हमारे बंदे की तारीफ भी करता है। तभी दोकोगो भी ओपनली बैन की तारीफ करती है कि उसकी फाइटिंग स्टाइल अब सिर्फ स्क्वाड स्विंग करने वाले पागलों से ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो गई है। और मतलब समझ रहे हो, पागलों से उसका मतलब स्लाइड से है। अब कैजुअल सी बात है कि ये बात सुनकर स्लाइड भैया तो गुस्सा होंगी ना। वो उसको बोलता है कि तू पागल किसको कह रही है बे, मैंने पहले भी कई सारे मॉन्स्टर को मारा है। तभी हमारा बंदा अपनी इन्वेंटरी से एक एनर्जी ड्रिंक निकालता है और उसे पीने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग यार ब्रेक टाइम में भी शुरू जाते हो क्या। एंड ये सुनकर सब उसे बड़े अजीब तरीके से देखते हैं। सबको क्यूरियोसिटी होती है कि ये पी क्या रहा है, हमें भी चाहिए। पर बैन भी लाइक मेरे पास और नहीं है, और वैसे भी ये तो बाहर मिलती है ना, तुमने कभी पी नहीं क्या। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी उसका एक्सक्यूज नहीं मानता क्योंकि उन सब के लिए तो बाहर जाना इम्पॉसिबल था ना। ये छूट तो केवल बैन को ही मिली हुई थी पूरी अकेडमी के अंदर। अब मैटर आगे बढ़े उससे पहले बैन एनर्जी ड्रिंक को वापस अपनी इन्वेंटरी में डाल लेता है कि जब मैं इसे शेयर नहीं कर सकता तो मैं इसे पी भी नहीं सकता। देख रहे हो बंदा कितना लॉयल अपने दोस्तों के लिए। एंड उसके बाद ही दोकोगो बोलती है कि तो ठीक है, थर्ड फ्लोर का चार्ज मैं लूंगी। और इसी के साथ जैसी बैन लास्ट मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करता है तो नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए उनके नीचे मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट रूम में टेलीपोर्ट होते वक्त हमारा बंदा अपनी आंखें बंद करता है और अपना एट्रीब्यूट चेक करता है, जहां उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें 10 से ज्यादा अलग अलग एट्रीब्यूट दिख रहे होते हैं। और ये देखकर वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है। यानी अब इतने स्कोर के साथ वो अकेडमी के एवरेज लेवल पर आ चुका है, वो भी बस कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि अगर एफिशिएंट बनना है तो स्क्वाडमैनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। देन वो अपने और एडिटर के बीच का डिफरेंस कंपेयर करता है और वो गैप था 200 पॉइंट का। और 2-4 दिनों में ये गैप कवर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर क्योंकि वो मार्शल आर्ट अपनी क्लासमेट से सीख रहा था, उसे लगा शायद एक तरीका मिल गया है। उसे अच्छे से पता है कि सिर्फ स्किल एक्वायर करना इनफ नहीं होगा, उन्हें इवॉल्व भी करना पड़ेगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर दोकोगो उसे एक और चीज सिखा दे तो उसका काम बन जाएगा। लेकिन वो तुरंत ये आइडिया ड्रॉप कर देता है क्योंकि उसके लिए बर्डन क्रिएट करना अनफेयर होता और वैसे भी उसे किसी पर डिपेंड नहीं होना। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी स्लाइड चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तू कर क्या रहा है, नीचे देख साले। एंड ये सुनकर जैसे ही हमारा लौंडा होश में आता है, वो देखता है कि वो तो नीचे गिर रहा है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो हवा में कर क्या रहा है। और उसके साथ रूचेल भी होती है जो हमेशा की तरह अपने पैनिक मोड में होती है। पर तभी बैन नोटिस करता है कि नीचे तो काफी सारे स्पेल लगे हुए हैं। अब इससे पहले कि रूचेल स्वर्ग सिधार जाए, वो ईव को समन करता है उसकी चैन फॉर्म में और रूचेल को नीचे गिरने से बचा लेता है। रूचेल उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। एंड देन हमारा बंदा सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है कि ये रूम इतना बड़ा क्यों है और यहाँ पर ये ट्रैप क्या कर रहा है। तभी दोकोगो उसकी तारीफ करती है कि तुम जल्दी मूव करते हो, ये अच्छी बात है, पर अगर तुम वहाँ ऐसे लटके रहे तो रूचेल तो मरे ना मरे पर तुम जरूर मर जाओगे। बैन को समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है, पर तभी कई सारे स्पेल उसकी तरफ तेजी से आते हैं। ये देखकर बैन को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो रूचेल को
छोड़ भी नहीं सकता था वरना वो भी मरती। लेकिन तभी वो रुचेल को ऊपर खींचता है और लिलिथ को समन करता है, जिससे वो स्पेयर आपस में टकराकर गिर जाते हैं और इसी के साथ हमारा बंदा अपनी हीरोइन को बचा लेता है। एंड बैन को इतना पास देकर वो ब्लश ही कट जाती है और वो उससे पूछता है कि तू ठीक तो है ना। एंड अब वो दोनों एक होवर बाइक राइड कर रहे होते हैं, लेकिन अभी ट्रैप खत्म नहीं हुए थे। कई सारे और स्पेयर उनकी तरफ आते हैं, जिन्हें देखकर हमारा बंदा बी लाइक अरे ये तो मेरे बाएं आंख का खेल है। तभी हम स्लाइड को देखते हैं जिसकी तरफ कई सारी एक्सेस आ रही होती है, लेकिन तभी वो अपनी गोल्डन ड्रैगन विन एक्टिवेट करता है और सभी एक्सेस को कट कर देता है। देन वो सोचता है कि प्रोफेसर ने तो कहा था कि ट्रैप सिर्फ रूम 20 के बाद शुरू होंगे, लेकिन हम तो सिर्फ अभी रूम 3 पर ही है और डिफिकल्टी ऑलरेडी इतनी ज्यादा हो रखी है। तभी अपने विंग फ्लैप करते हुए स्लाइड देखता है कि बैन एक फ्लाइंग मोटरसाइकिल में पूरे रूम में घूम रहा है। वो हैरान होकर सोचता है कि ये मेरे दोस्त के पास हमेशा ऐसी अजीब चीजें कहां से आ जाती है। और इधर दूसरी तरफ फ्लाइंग बाइक राइड करते हुए हमारा लोंडा ट्रैपों से बचने की कोशिश कर रहा होता है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि ये जगह इतनी अजीब क्यों है। तभी उसके पीछे बैठी रूचेल उससे टाइटली हक कर लेती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बैन ने उसे टाइट पकड़ने को कहा था। एंड यू ऑल नो कि उसके बाद हमारे बंदे का रिएक्शन कैसा होने वाला है। सिचुएशन काफी रोमांटिक हो जाती है, लेकिन वो स्पेयर अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते। तभी स्लाइड भैया उनके पीछे से आते हुए सभी स्पेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है और बैन को बोलता है कि तू बस क्या ऐसे ही भागता रहेगा क्या। बट रिप्लाई देने के बजाय बैन उससे पूछता है कि ये विंग कहां से है तेरे पास। स्लाइड उसे बोलता है कि तेरे सवालों का जवाब देने से पहले मुझे भी तुझसे कुछ पूछना है कि तू किस चीज पर राइड कर रहा है। ये है क्या ये भी तेरी दुनिया की है क्या। देन बैन उसे बताता है कि ये एक होवर बाइक है और उससे पूछता है कि दोकोगो कहां पर है। एंड ये सुनकर स्लाइड को लगता है कि शायद वो ट्रैप के अंदर गिर गई होगी, क्योंकि रूम में एंटर करने के बाद उसे किसी ने देखा ही नहीं था। लेकिन सीन बिल्कुल अलग ही होता है। दोकोगो ट्रैप के अंदर तो होती है पर उसे मजा आ रहा है इन सब में, और इस बात से तो हमारा बंदा भी अग्री करता है। देन स्लाइड बैन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें कोई आइडिया है क्या ये ट्रैप कब खत्म होंगे। बैन उसे बताता है कि मैन्युअल के हिसाब से हमें बस कुछ टाइम तक सरवाइव करना होगा, पर एग्जैक्ट ड्यूरेशन या सिस्टम कैसे काम करता है उसे पता नहीं है। इसलिए वो स्लाइड को एकदम अपोजिट साइड में जाने को बोलता है ताकि उसे ट्रैप का पैटर्न समझने का टाइम मिल सके। देन स्लाइड जैसे उड़कर आगे जाता है, बैन नोटिस करता है कि सारे ट्रैप सिर्फ स्लाइड के पीछे लगे हुए हैं। तभी वो समझ जाता है कि ये ट्रैप बस मूव करने वाले को ही टारगेट कर रहे हैं। इसलिए जब पहले रुचेल गिर रही थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एंड दैट्स व्हाई वो फाइनली समझ जाता है कि बिना सोचे समझे मूव करना इस रूम में सुसाइड करने जैसा है। वो अपना सर पकड़कर फर्स्ट एड हो ही रहा होता है, तभी रुचेल उसकी बाइक पर लगी एक एरो की तरफ पॉइंट आउट करती है। देन बैन अनॉयड होकर उस एरो को निकालता है और सोचता है कि मुझे सबको बताना होगा कि अननेसेसरी मूव करना बंद करो। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो फिर ये लेवल क्लियर कैसे होगा। पर तभी उस एरो के अंदर एक अजीब सा रिएक्शन होता है और ध्यान से देखने पर पता पड़ता है कि एरो उसके अंदर अब्सॉर्ब हो रहा है। उसके लिए ये टोटली नया था। देखा जाए तो बंदा रूम 1 से ही कॉन्सेप्ट अब्सॉर्ब करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कभी वर्क ही नहीं हुआ। लेकिन अब जाकर फाइनली कुछ तो ट्रिगर हुआ है, पर उसे डाउट होता है कि शायद ये उसका कोई कॉन्फिडेंस है, इसलिए इसे चेक करने के लिए वो अपनी स्कोर को उठाता है, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो स्वॉर्ड भी ऑब्जर्व हो जाती है एंड ये देखकर बैन कंप्लीटली शॉक हो जाता है। जब स्वॉर्ड पूरी तरीके से गोल्डन डस्ट बन जाती है तो उसे एक कॉन्सेप्ट मिलता है, बट ये वो नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसे स्वॉर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि कटिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है, जो उसे उस थ्रस्टिंग टेक्निक की याद दिलाता है जो उसे दोकुगा ने यूज करना सिखाई थी। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी रुचेल उसे कॉल आउट करती है कि वहाँ देखो एक बार। और जैसे ही हमारा बंदा उस तरफ देखता है, स्लाइड एक वेव ऑफ ट्रैप के अंदर फंसा हुआ स्ट्रगल कर रहा होता है। वो बड़ी मुश्किल से उस ट्रैप से बाहर निकलता है, पर बंदे की पूरी एनर्जी अब खत्म हो चुकी है, यहाँ तक कि उसकी विजन भी धुंधली पड़ जाती है। पर तभी डोजन ऑफ नए ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं और अब इससे पहले कि वो स्लाइड का भरता बनाते, हमारा बंदा अपनी सुपर बाइक निकालता है और वेव ऑफ कॉन्सेप्ट लर्न करते ही वो समझ जाता है कि कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। यानी जिस स्टेट में सब्सटेंस मैनिफेस्ट होता है वही डिसाइड करता है कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। जैसे पहले ट्रैप में जब उसकी गर्दन टारगेट थी तो उसने उसे बी हेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। यानी समझ रहे हो, हमारे बंदे की ग्रोथ इतनी फास्ट है कि जब भी उसके साथ कुछ होता है ना या वो कुछ देखता है तो वो उसे सीख लेता है। तभी दोको को भी पिलर टू पिलर जंप करके वहाँ आ जाती है और जैसे ही वो नीचे देखती
देखती है वो शॉक हो जाती है। हमारा बंदा एकदम फुल स्पीड में स्लाइड की तरफ जा रहा होता है और उसकी दोनों साइड से वेव ऑफ एनर्जी भी निकल रही होती है। तभी वो सारे एरोस और स्पीयर स्लाइड के पास आ जाते हैं एंड ये देखकर हमारा बंदा चिल्लाता है कि टेंशन मत ले, मैं सब हैंडल कर लूंगा एंड अपनी बाइक को लेकर हवा में उड़ जाता है। एंड वही वो मोमेंट होता है जहां उसे लगता है कि उसकी ऑल सीनिंग आइज और ज्यादा अवेकन हो गई है, जिस वजह से वो अब एसेंस के बियॉन्ड भी देख सकता है। एंड जैसे ही वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है कई सारे मैजिकल सर्कल अपीयर हो जाते हैं। स्लाइड को तो समझ नहीं आता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और इधर हमारा बंदा सोचता है कि अगर वो उन्हें एक एक करके ऑब्जर्व करेगा तो कॉन्सेप्ट मिस होकर अपना असली एसेंस लूज कर देगा। इसलिए वो अपनी एनर्जी का बड़ा एक्सप्लोजन रिलीज करता है जिससे उसके हाथ वाला कॉन्सेप्ट सारे वेपन के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड हो जाता है और प्रोसेस खत्म होते ही एक इंटेंस गोल्डन ग्लो चारों तरफ फैल जाती है एंड बूम, बंदे ने अपने एक सिंगल मूव में ही सभी ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब देखकर रुचेल भी बड़ी खुश होती है। तभी बैन भी नीचे आ जाता है। देन स्लाइड उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है एंड हमारा बंदा बिल है कि मुझे क्या होगा, मैं खुश हूँ कि तू सेफ है। देन स्लाइड उसके हाथ में उस अजीब चीज को देखकर पूछता है कि ये क्या है। हमारा बंदा उसे बताता है कि उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो बस इतना जानता है कि ये तब अपीयर हुई जब उसने सारे वेपन्स गैदर किए थे। अब उन दोनों की बातें अभी खत्म ही हुई थी कि एक नया ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन दोनों लड़कियां अपने तगड़े मूव दिखाकर सारी स्वॉर्ड को डिफ्लेक्टेड कर देती है और सिचुएशन कंट्रोल कर लेती है। लेकिन उनकी ऐसी रेकलेस हैबिट के लिए दोकोगो उन दोनों को डांट देती है कि अगर उन्होंने अपनी ये हैबिट ठीक नहीं की तो एक दिन हम सब मरेंगे। एंड ये सुनकर बैन भी लाइक ठीक है, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन स्लाइड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और अब जब लास्ट स्टेप भी खत्म हो गया है तो वही पोर्टल दोबारा ओपन होता है और वो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल जाते हैं, यानी रूम 4। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना है कि कहानी में आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।